क्लास 8th में आज हम हिंदी में 10वें लेसन का अध्ययन करेंगे। हमारे 10वें लेसन का नाम है कामचोर। देखिए पाठ का कितना अच्छा नाम है कामचोर, लेकिन कैसा है उसकी कहानी को हम समझते हैं। क्योंकि ये जो पाठ है आपका, ये आपके जो पाठ लिया गया है वसंत के अंदर से लिया गया है। एक बार हम पाठ पढ़ने से पहले इसका संदर्भ देख लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत से संकलित इस्मत चुगताई की कहानी। किसकी कहानी है? इस्मत चुगताई की कहानियाँ है। कामचोर से लिया गया है। इस अंश में लेकर कामचोर बच्चों से घर में काम करवाए जाने के निर्णय के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए पाठ पर आते हैं, हम पाठ अध्ययन करते हैं। बड़ी देर के बाद वाद विवाद के बाद तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं? हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। कामचोर कहीं के, तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबेल तो थे नहीं कि कोई धक्का दे तो सहज जाएं। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। सुराइयाँ उधर लुढ़की। सुराइयाँ यानी पानी पीने का एक पात्र आता है मटकी के समान, वो सुराइयाँ होती है। उधर लुढ़की यानी गिर गई, मटकी इधर गए, कपड़े भीगे और अलग। यहाँ भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज़ नहीं मिलेगा, समझे? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। आगे आ जाइए। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं। हमने दुहाई दी। काम, बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है। और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। माली की तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। एहे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। फिर भी तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम में तुल गए यानी काम में लग गए। आगे देखें। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर के कोने पकड़कर झड़काना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियाँ लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल में अटा गया। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी में पर थी वो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आँखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। हम लोगों ने तुरंत आंगन से निकाल दिया गया। वहाँ हम लोगों ने फ़ौरन झाड़ू देने का फ़ैसला किया। झाड़ू क्योंकि एक ही थी और तनख्वाह लेने की उम्मीद बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे उड़ गए। जितनी सीखें जिसके हाथ पड़ी वह उतने ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगे। अम्मा ने सिर पकड़ लिया। भाई, ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करे, जब ज़रा सी बात पर टोकने लगे तो बस हो चुका काम। असल में झाड़ू देने से पहले ज़रा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस ये ख्याल आते ही तुरंत पानी का छिड़का गया। बस एक तो वैसे ही धूल से भरी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ बन गई। अब सब आंगन से भी निकाले गए। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस सारे घर की बाल्टियाँ, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियाँ लूट ली गई, यानी जितने भी घर में पात्र थे उनको सबको लूट लिया गया। जिन्हें ये चीज़ें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास भी ले भागे। जो भी पात्र मिला उसको सबको लेके भाग गए। अब सब लोग नल पर टूट पड़े। यहाँ भी घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी की किसी बर्तन में आ सके। धूसमधास किसी बाल्टी का पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कुनियाँ और उसके बाद बर्तन। फ़ौरन बड़े भैया बहनों, मामा और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमक भेजी गई। कुमक यानी सेना भेजी गई। फौज मैदान में हथियार फेंक कर पीठ दिखा गई। इस धींगा मुस्ती यानी मनमानी
में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए, कायल यानी मानने को मजबूर हो गए कि सचमुच ये सफाई का काम अपने बस की बात नहीं, और पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें, मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बाँस छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दबड़े दड़बे, चल दड़बे दड़बे। दड़बे यानी मुर्गियों के घोंसले को कहते हैं दड़बे में, यानी चलो अपने घोंसले में चलो। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊँट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से, जिन पर आया चांदी के वर्ग लगा रही थी, दौड़ती फंदाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद जब पता चला कि प्याले खाली हैं, तो सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पायदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी नहीं थी। अपने घोंसले में कोई भी मुर्गी जाने के लिए राजी नहीं थी। इधर किसी ने को सूजी की भेड़ें आई हुई है, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप पीकर जो सबकी सब झपटी तो भगा कर जाना कठिन हो गया। लष्टम पष्टम जैसे जैसे जल्दी जल्दी तख्तों पर चढ़ गई, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई है। पलंगों को छलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दादी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों पर छिड़काव करती हुई दौड़ रही थी। जब तूफान गुजर चुका, यानी वो सब वहाँ से निकल गई, तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंक और बमदारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वे सपने में किस महलों में सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियाँ तोल कर रसोइयाँ को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूद रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल भी समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलके समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी सारी तरकारी यानी सारी सब्जी भेड़ों ने खा ली। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने में जुट गए। धूली बेधुली बाल्टी, यानी बाल्टी को धोए बिना धोए लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी पर लात मार कर दूर जा खड़ी हुई, यानी बाल्टी को भी भैंस ने गिरा दिया। तय हुआ कि भैंस की आगाड़ी पिछली बांध दी जाए, यानी पैरों को बांध दिया जाए, फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई से पायों से बांध दिए, अगले 2
पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई, छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, यानी चाचा जी की जो पलंग थी उसको भैंस खींच रही थी। फिर वह चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछलकर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे। यानी सपने में ऐसा लग रहा है जब भैंस तो उनकी खाटू खींच रही है और उनको लग रहा है कि जैसे कोई बांध के खींच रहा है, और पानी जैसे गिरा तो ऐसा लगा जैसे वो आंधी तूफान में कहीं आ गए। साथ में भूचाल भी आ गया, आंधी तूफान और भूकंप भी आ गया, और वो सपना देख रहे। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया, यानी वो उठ गए और पलंग की दोनों पड्डियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई उस पर बैठे हुए चाचा जी, यानी भैंस भागती हुई जा रही थी और चारपाई जिस पर चाचा जी बैठे थे उसको खींच के ले जा रही थी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इधर तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों पर ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुट गया, धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी को छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया, कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा, 2-4 धारें गिलास कटोरी पर गिर पड़ी, बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट में 3/4 में हो गया, यानी थोड़े समय में ही हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी सब्जी वाली के आंसू पहुँचे गए, और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, यानी बच्चों को ही या तो रख लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली जाऊंगी मायके। अम्मा ने चुनौती दी, अब्बा को चुनौती दी अम्मा ने। और अब्बा ने सबको कतार में यानी लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल किया। उनसे पूछा, अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ का हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी बहुत मनोरंजन रोचक कहानी थी, इसको हमने पढ़ा। अब हम ये कहानी से ये क्वेश्चन आंसर आपके, ये 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं। यानी वो क्वेश्चनों को पढ़ के आपको आंसर दे रखा है, उसको आप नोटबुक में करें। फिर कहानी से आगे है तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करने। कहानी से आगे वाला आपको जो 4 क्वेश्चन है इनको आपको नहीं करना है। इसके बाद में आपके अनुमान और कल्पना है, इसमें आपके 3 क्वेश्चन है, इनको भी आपको नहीं करना है। और भाषा की बात को हम एक बार पढ़ लेते हैं। दूली बेदुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। दूली शब्द से पहले बे लगाकर बेदुली बना है, जिसका अर्थ है बिना धुली। बे एक उपसर्ग है। बे उपसर्ग से बनने वाले कुछ और शब्द बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश आदि है। आप भी नीचे सोचकर उपसर्गों से बने हुए शब्द लिखिए। जैसे तो यहाँ पर प्रचार, प्रवचन, प्रयोग, प्रभाव, प्रस्थान, प्रदीप। जैसे आगमन, आचरण, आजीवन, आयात, आजन्म। भरपूर, भरपेट, भरपाई, भरकस। बदनाम, बदचलन, बदसूरत, बदरंग, बदतमीज। इस प्रकार से ये हमने पढ़े। तो आपको पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको जो क्वेश्चन नंबर कहानी से ये जो दे रखा है इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको एक तो ये करना है, और एक आपको ये भाषा की बात है, इसके अंदर आपको ये जो दोनों लाइन है वो लिखनी है, और आपके पास में ये जो उपसर्ग लगे हुए हैं 4 उपसर्ग है, इनको आपको नोटबुक में कंप्लीट करके जांच करवाना है।